नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी पर कुदरत की मार पड़ी, पीएम की कुर्सी काम से गई। इस वक्त देश की राजनीति करवट अलग ले रही है और बहुत ही उबाल मार रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, ईडी सीबीआई का काम ब्यूरोक्रेसी का जो है वह जांच करती है घोटालों का और आरोपी को पकड़ती है। इनकम टैक्स जो टैक्स की चोरी करता है उसकी निगरानी करती है। लेकिन यह तीनों संस्थाएं लोगों को धमकाने में लग रही हैं, वह भी चुनाव में उठ रहे प्रत्याशियों को धमकाने में लगी हुई हैं। यानी कि अब सारा काम अपना छोड़ करके चुनाव के स्पेशलिस्ट या अधिकारी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। यह बात कहें या ना कहें, इसका फैसला आप कीजिएगा। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जो बीएमसी का चुनाव हो रहा है, अब लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी 100% बात सत्य है कि फर्जीवाड़ा। विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ वोटों की हेराफेरी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था। मैं नहीं लगा रहा हूं, यह बोल मेरे नहीं, राहुल गांधी के। उन्होंने साफ खुले शब्दों में कहा कि 1 करोड़ वोट तकरीबन हेराफेरी कर दी गई और 6 बजे के बाद पड़ गया। कहां से आए यह वोटर? लेकिन बीएमसी चुनाव अब जानलेवा बनता जा रहा है। दुर्भाग्य यह है, सवाल यह उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत नहीं कि वह अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिता पाए? अब सवाल यह है कि इनकम टैक्स ईडी सीबीआई को भी लगाया जा रहा है और गुंडागर्दी को भी। आप घर में बैठे रहिए, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा चुनाव। 5 करोड़ लो और घर में बैठ जाओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह महाराष्ट्र में हो रहा है। चाकुओं से गोद के मारा जा रहा है प्रत्याशियों को। संदेश दिया जा रहा है कि देख लो भैया, या तो घर में बैठ जाओ या तो सोचिए कि लोकतंत्र कहां है। यानी कि चुनाव आयोग के यह षड्यंत्र भी नरेंद्र मोदी को अब चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं। चुनाव आयोग फेल हो गया है, तो अब गुंडागर्दी पर भाजपा आ गई है। लेकिन जो मैंने कहा कि मोदी पर कुदरत की मार पड़ी, कुदरत की मार यूं पड़ रही है कि जनता सड़क पर आ रही है। और जो यह 5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, किसे दिए जा रहे हैं? जो विपक्ष का प्रत्याशी है वह बैठ जाए और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बिना चुनाव के जीत जाए, यानी कि निर्विरोध। इसके लिए, और अगर नहीं माने पैसे से, तो दुनिया से चले जाओगे। और यह हो रहा है। ठाकरे ब्रदर जो एक हो गए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के प्रत्याशी को ऐसे ही किया गया। अब सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार जो डंका बजाती है कि विश्व गुरु और महामानव, क्या महामानव के खिलाफ किसान भी हैं, महामानव के खिलाफ अधिकारी भी हैं, जो कर्मचारी हैं सरकारी वह भी, महामानव के खिलाफ युवा भी है, महामानव के खिलाफ विपक्ष भी है, महामानव के खिलाफ छात्र भी है, महामानव के खिलाफ मजदूर भी है। जब सब महामानव के खिलाफ है और चुनाव आयोग का इतना बड़ा ढंड कमंडल एसआईआर होने के बाद भी अगर खेल नहीं हो पा रहा है और चुनाव नहीं जीता पा रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी धमकाने पर और गुंडा जान लेने पर तुल गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अब
निकलेंगे गांव गांव। अब वक्त आ गया, गांवों में चौपाल लगेंगी कांग्रेस की। पूरे देश में कांग्रेस निकल पड़ी है एकल चलो की राजनीति पर, क्योंकि गठबंधन को देख लिया कि हर कोई कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश तो मजबूत हो रहे हैं, मोदी कमजोर होते जा रहे हैं क्या, कि जो गुंडागर्दी करनी पड़ रही है चुनाव जीतने के लिए। अब नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी आते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा मौत का सौदागर बनते जा रही है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर के मैंने खबर दिखाई थी आप दर्शकों को। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से जहरीली पानी पीने से, गंदी पानी पीने से 15 जाने गई, उस पर जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने, जबकि कैबिनेट मंत्री है, यहां तक कह दिया क्या पोपट सवाल पूछते हो, घंटा सवाल है यह बोल है कैबिनेट मंत्रियों के, नरेंद्र मोदी सरकार के। तो कहते हैं कि संघत का असर पड़ता है, तो यह संघत का असर है, यह संघ का असर है, क्योंकि संघ तो नफरत ही फैलाता रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कभी कोई परिषद कभी कोई परिषद, और अब परिषद चुनाव, बीएमसी चुनाव, नगर निगम का चुनाव, जो हमारे देश का सबसे बड़ा नगर निगम बीएमसी महाराष्ट्र का है। वहां पर सोचिए कि बीएमसी चुनाव के अंदर एक प्रत्याशी को बैठने के लिए 5 करोड़ दिया जा रहा है, तो आप सोचिए कि कितनी कमाई होगी। 5 करोड़ कोई यूं ही तो नहीं दे देगा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के गांव गांव निकलने से क्या असर पड़ेगा, क्या वह कांग्रेस के लिए रामबाण साबित होगा? और अगर नहीं होगा तो भाजपा इतना बेचैन क्यों हो रही है राहुल गांधी के इस कदम से? क्योंकि अब जनता भी यह जान गई कि यह क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, हालांकि मैंने कर्मों में आप दर्शकों को मैंने बताया, और इस समय सैयद जहीर भाई जुड़े हुए हैं लाइव कार्यक्रम में। सैयद जहीर भाई ने बताया कि क्षेत्रीय पार्टियां बिक गई हैं, और उसका जिक्र भी मैंने कई बार किया है। क्षेत्रीय पार्टियां पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार अभी तक टिकी हुई है। जैसे ममता बनर्जी, जैसे शरद पवार, जैसे उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव भी उसमें शामिल है ममता बनर्जी के साथ। और अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव हार गई तो, हालांकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत सारा काम की है, वहां ममता बनर्जी की योजनाओं से पश्चिम बंगाल हर घर घर में वह योजनाओं का लाभ मिला है और मिल रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी के ऊपर किसी घोटाले का भी आरोप नहीं है, और ममता बनर्जी हवाई चप्पल में आज भी चलती है और सैलरी मुख्यमंत्री की नहीं लेती हैं। वह किताब के द्वारा उनको जो इनकम होता है लिखती है, उसी से उनकी जीविका चलती है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कितने बड़े घोटालेबाज हैं, इससे बात नहीं, यह बात ही नहीं है, वह अलग मैटर है। लेकिन प्रश्न ममता बनर्जी भी अपना इमेज आकर के रखी है पश्चिम बंगाल में। जैसे नीतीश कुमार के ऊपर बिहार के अंदर सिंपैथी थी, 20 सालों के बाद भी एंटी कंबेंसी नहीं थी, वैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी है। लेकिन उनकी पार्टी की वजह से पार्टी चुनाव हार सकती है, और चुनाव चोरी, अन्यथा और कोई कारण नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ मोदी के साथ मजबूरी में है या जरूरी हो गए हैं मोदी? नीतीश कुमार का वह समीकरण तो बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार चला सकते हैं, विपक्ष का सहयोग मिलेगा, कंफर्टेबल सरकार होगी, विपक्ष का दबाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि विपक्ष की उतनी हैसियत नहीं है, तो 5 साल कंफर्टेबल चला सकते हैं। तो पचड़े में क्यों फंसे हुए हैं, या पचड़े में फंस करके बदनामी मोल लेकर के सब कुछ सही है? जी नहीं, चिराग पासवान भी अब मोदी के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं।
जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तो हैं ही, चिराग पासवान भी, और प्रशांत किशोर ने तो ऐलान कर दिया कि 2026 में तख्ता पलट होगा और जरूर होगा। लेकिन मैं उनकी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की। 350 के पार भाजपा को भी 24 में दे रहे थे, नहीं मिला। जबकि बहुत अच्छे और माने जाने हमारे देश के राजनीतिक रणनीतिकार हैं, चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी रणनीतियों की वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, यह भी बात सत्य है। लेकिन नीतीश कुमार अब भाजपा को झेलेंगे नहीं, यह बात कही जा रही है। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं है जब तक वह पलटी न मारते। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के सब्र का बांध टूट रहा है। अब मोदी की सरकार पलटे या न पलटे, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे आने वाले दिनों में, और शायद 1 फरवरी का जो डेडलाइन दी है उसके बाद ही ले ले। अन्यथा पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। चंद्रबाबू नायडू के हाथ से आंध्र प्रदेश निकल जाएगा 2029 में। इस बात को बखूबी चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं और उन्हें चिंता भी सता रही है। अब इंडिया गठबंधन के अंदर बिखराव है। इंडिया गठबंधन अगर चाहा होता और एकजुट अगर होता अंदर से, तो मोदी की सत्ता कब की चली गई होती, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और मोदी की सत्ता अब अगर नहीं गई तो मोदी की सत्ता कभी नहीं जाएगी, यह भी बात सत्य है। क्योंकि 240 पर रह करके मोदी की सत्ता बनी हुई है, तो अगर बहुमत का आंकड़ा आ जाएगा तो कौन है हटाने वाला। फिर चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब इसी तरह से गुंडागर्दी चलेगी जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है। बिना चुनाव लड़े चुनाव जीत जाएंगे, और जो पैसे से नहीं मांगा उसको दुनिया से उठा देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो गई है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी साथ देती हुई नजर आ रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, और वह चाहते हैं कि इसी कार्यकाल में सीएम बना करके वह केंद्र की राजनीति करे। नरेंद्र मोदी के रहते तो चंद्रबाबू नायडू को केंद्र की राजनीति में स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो गृह मंत्रालय मिलेगा, ना विदेश मंत्रालय मिलेगा, ना ही रेल मंत्रालय मिलेगा, ना ही वित्त मंत्रालय मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, रक्षा मंत्रालय भी नहीं मिलेगा। तो राजनीति करेंगे कैसे? और उन्हें केंद्र में आना है। अगर केंद्र में आना है तो नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा, तभी आएंगे। तो नरेंद्र मोदी को कैसे हटाएंगे? अगर नीतीश नायडू मिल भी गए तो हटाएंगे कैसे? क्योंकि इंडिया गठबंधन तो एकजुट है नहीं। उस इंडिया गठबंधन को कौन एक करेगा? जिसने बनाया इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार एक करेंगे या चंद्रबाबू नायडू? यह एक महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का यह कारण भी है। जिस दिन मोदी हट गए तो यह गुंडागर्दी भी खत्म हो जाएगी, और यह 5 करोड़ का बिकाऊ और जबरदस्ती भी खत्म हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसे में 5 सवाल है जो बड़ी अहम है। पहला, 5 करोड़ देकर प्रत्याशियों को घर बैठा रही है भाजपा महाराष्ट्र चुनाव में। जो बीएमसी का चुनाव होना है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, वह देश में कभी नहीं हुआ। इस बात की चर्चा अब होने लगी है। अब सवाल यह उठता है कि 5 करोड़ बीएमसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों को दे करके बैठाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है निर्विरोध जीतने के लिए, कि चुनाव लड़ना ही ना पड़े और जीत का सर्टिफिकेट मिल जाए, यानी कि पैसे से सीट को खरीद लेंगे, जनता को वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता को वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जनता वोट नहीं देगी तो फिर उस चुनाव का मतलब क्या? अच्छा, दूसरी चीज यह निकल के आ रही है कि जो 5 करोड़ लेकर नहीं मानेगा, नहीं लेगा, ईमानदारी दिखाएगा, ज्यादा वो लोकतंत्र और संविधान की बात करेगा, उसे ऊपर पहुंचा देंगे। और यह काम खुलेआम किया जा रहा है, गुंडागर्दी। ऐसे में विपक्ष एकजुट हुआ है और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर के 168 सीटें महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में लड़ेंगे। अब यह वक्त बताएगा कि यह मजबूरी
हुई है गठबंधन की या जरूरी हुई है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाले धमका भी रहे हैं और गुंडे तो उतर ही चले हैं कि भैया बैठ जाओ, पैसे ले लो या तो फिर ऊपर चले जाओ। तो यह चीज चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौती है। क्या यह मान ले कि महाराष्ट्र गुंडों के हवाले हो गया है और अब जो ठाकरे परिवार था शिवसेना का, वह अब दम उनके अंदर नहीं रह गया, वह कलेजा नहीं रह गया, अब सबने चूड़ियां पहन ली है। यह बात कहें और ना कहें तो क्यों ना कहें। अब एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे दूसरी शिवसेना हो गए। जो पहले थे वह दूसरी हो गए और जो कुछ नहीं थे वह पहली हो गए। नहीं समझे? फिर से समझ लीजिए। बाला साहब ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे के पिता ने शिवसेना बनाई थी। वह जाते वक्त विरासत उद्धव ठाकरे को दे करके गए। उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाए या छीन लिया गया। आप यह कहें कि छीन लिया गया तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी शाह के नियत के शिकार हो गए और एकनाथ शिंदे 45 विधायक और सांसदों के साथ टूटकर भाजपा के साथ आ गए। भाजपा ने बोनस में पार्टी इनके हाथ सौंपवा दिया, कोर्ट और राज्यपाल और स्पीकर की मदद से। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे तो बादशाह हो गए, लेकिन उद्धव ठाकरे पैदल हो गए। उन्होंने दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट बनाई, मसाल उनको मिला, सिंबल। चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव में तो अच्छा रहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत इकट्ठा नहीं कर पाई तो भाजपा ने एसआईआर करा दिया और चुनाव आयोग को पूरी तरह से खरीद लिया। नतीजा कि नंबर 1 की पार्टी बनकर के उभरी और इतने भारी मात्रा में वोटों की धांधली हुई कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम महाराष्ट्र में हो गया। और क्या चाहिए? और उद्धव ठाकरे समाप्त हो गए। एकनाथ शिंदे को भी पैदल कर दिया, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत आती हुई यह नजर आ रही है कि राहुल गांधी अब गांव-गांव बीजेपी की जाएंगे तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता या तो समझ लिए कि इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं सब मतलबी निकले। सब एक तो है इंडिया गठबंधन का टैग और नाम तो चाहिए, लेकिन सब पीठ पीछे भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से दे रहे हैं या वह किसी लालच में दे रहे हैं, वह तो वही जाने। लेकिन यह तो साफ है कि अगर इंडिया गठबंधन एक रहा होता तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी नहीं बची होती, नरेंद्र मोदी की कुर्सी, पीएम की कुर्सी चली गई होती, काम से किसी काम की नहीं रहती या कब के हट गए होते। लेकिन इंडिया गठबंधन एक नहीं है। नीतीश नायडू को जिस तरह लाने का प्रयास हुआ, नीतीश नायडू कई बार आते भी नजर आए, बयान भी नजर आए, लेकिन इंडिया गठबंधन की टूटता और बिखरता और इंडिया गठबंधन की सहमति से नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बरकरार रहे। कांग्रेस चाह करके भी मोदी को सत्ता से नहीं हटा पाई, जबकि कई बार ऐलान हुआ कि व्यवस्था बदल जाएगा, लेकिन वह व्यवस्था बदला नहीं, बल्कि और चरमरा गया वह व्यवस्था। अब ऐसे में राहुल गांधी सबका साथ छोड़ करके और कांग्रेस पूरी अकेले पूरी देश के अंदर गांव-गांव निकलने जा रही है। हर जगह के संगठन, हर राज्य के संगठन गांव-गांव चौपाल करेंगे और राहुल गांधी भी बहुत सारे चौपालों में शामिल होंगे। देखना होगा। लेकिन इस कदम से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां बढ़ गई हैं और राहुल गांधी का चिट्ठी प्रधान के नाम भी जाएगा हर गांव के प्रधानों के पास, यह बताने के लिए कि लोकतंत्र और संविधान संकट में है, बचाइए, आपकी भी जिम्मेदारी है। देखते हैं असर क्या पड़ता है। लेकिन नीतीश तो मजबूत हुए, मोदी कमजोर होते जा रहे हैं क्या? अब यह बात खुल करके आने लगी है और इस पर चर्चा भी होने लगी है, क्योंकि नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिल गया है, विपक्ष का साथ मिल गया है और अब
चिराग पासवान का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान अपनी माताश्री को राज्यसभा भेजने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, मोदी का साथ भी छोड़ने को तैयार है और मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को भी। और सेम परिस्थितियां जीतन राम मांझी की है, लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं मिलेगा टिकट, यह साफ हो गया है, और ना ही मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को, बल्कि बोनस में उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। अब देखना यह होगा कि अब वह बचा पाते हैं अपनी पार्टी या नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि 3 विधायक अगर भाजपा में शामिल हो गए तो पार्टी छीनी जा सकती है, क्योंकि 4 ही विधायक हैं। या तो उससे पहले वह अपने पार्टी का विलय कर दे जेडीयू में, नीतीश कुमार में, तो उन 3 विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। अब देखना यह है कि खेल कौन पलटता है। अगर उनके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने से पहले या पार्टी छीनने के पहले अगर उपेंद्र कुशवाहा ने यह फैसला लिया तो फिर उन 3 विधायकों का कैरियर दांव पर लग सकता है, इस्तीफा हो जाएगा, फिर से चुनाव होगा जो जीतना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। अब नीतीश कुमार के पार्टी में विलय तो करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन कब करेंगे अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी आते हुए नजर आ रहे हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि खरवास खत्म होते ही नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। 13 दिन का वक्त है नीतीश कुमार के पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नहले पे दहला फेंक रही है। यह भी इतनी आसानी से हार नहीं मारेगी। जो 5 करोड़ दे के लोगों को बैठा सकती है, जो न बैठे उसको जान गंवाना पड़ सकता है, तो बिहार के अंदर तो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता यह कहता है कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं। कमी किस चीज की है? यानी कि लड़कियों का धंधा करने का रास्ता तैयार हो रहा है। और नीतीश कुमार इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि नीतीश कुमार हिजाब में फंसे हुए हैं। उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि जो बेटियों की कद्र खुद नहीं करते, ज्वाइनिंग लेटर देने के नाम पर बच्चियों के हिजाब को खींच देते हैं, उनके संस्कार और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, वह बोलेंगे क्या और जवाब क्या देंगे? लेकिन बाकी के नेता भी क्या चूड़ियां पहन रखे हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर तो बिहार के किसी नेता का बयान नहीं आया, चाहे वह भाजपा का नेता हो और चाहे एनडीए गठबंधन का नेता हो, क्योंकि भाजपा के नेता ने ही यह कहा है कि बिहार में लड़कियां 20 से 25 हजार में मिलती हैं। तो देश की राजनीति जा कहां रही है? कुर्सी के लिए कुछ भी सहने और कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है क्या? यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के सब्र का बांध टूटता जा रहा है, मोदी से समर्थन वापस लेंगे। अब यह कहा जा रहा है कि पहली बार जैसे गलती किया था चंद्रबाबू नायडू ने कि 2018 में समर्थन वापस लिया, 14 में समर्थन दिया तो 18 में समर्थन वापस ले लिया, और 19 में चुनाव था। चूंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास 285 सीट थे तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार क्या वैसी गलती करेंगे चंद्रबाबू नायडू? क्योंकि समर्थन वापस लेने में लेट किया तो 19 में सरकार नहीं आई चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में, और अब 24 में सरकार आई है। 10 सालों का वादा याद दिला रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि खजाना खाली है और 1,50,000 करोड़ का डिमांड कर दिए हैं। 1 फरवरी का डेडलाइन है, लेकिन कहते हैं कि कुदरत की मार से कोई बच नहीं सकता। अब तो मोदी के ऊपर भी कुदरत की मार ही पड़ रही है। हर तरफ से परेशानियां हैं, चाहे मजदूर हो मनरेगा को लेकर के सड़क पर हैं, पर्यावरण को लेकर के अरावली मुद्दे पर लोग सड़क में हैं, उमर खालिद को लेकर के अमेरिका से आवाज उठने लगी है, सांसदों का खत लिखा जाने लगा है, सवाल उठने लगा है सरकार पर। आरएसएस और मोदी के रिश्ते को द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबारों में छाप रहा है। जेफरी एप्स्टीन फाइल में देश का नाम आया,
तस्वीरें नहीं आई अभी तक, वह तस्वीरें भी कभी भी आ सकती हैं। और जब नरेंद्र मोदी हर तरफ से घिर रहे हैं, चाहे अमेरिका ने विश्व में सिर्फ हमारे ही देश पर 50% टैरिफ क्यों लगाया, इसका जवाब नहीं है, जिसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। चाइना भी कूद पड़ा और चाइना कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर का मैंने भी सीजफायर कराया था, मैं भी शामिल था, और नरेंद्र मोदी सरकार चुपचाप घुटने के बल रहती है, आवाज नहीं उठा पाती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के 50% टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान चंद्रबाबू नायडू को हो रहा है। सी फूड्स मछुआरे, जिसे समुद्री किसान कहा जाता है, वह जो व्यापार कर रहे थे वह व्यापार ना के बराबर हो गया है। 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान चंद्रबाबू नायडू की सरकार को हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। अब देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू और कितने दिन झेल पाते हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है, सुगबुगाहटें उतनी तेज हो गई है, मोदी की सरकार जाए या ना जाए, लेकिन समर्थन वापस ले लेंगे। उनके पास तो 2/3 बहुमत है, सत्ता पर कोई आंच नहीं आएगी। और समर्थन वापस ले लिया तो 29 में सरकार वापसी के आसार बने रहेंगे, अन्यथा सत्ता हाथ से निकल जाएगी। तो मोदी चंद्रबाबू नायडू को ऐसा फंसा दिए हैं कि रंग गिरगिट की तरह बदलते हैं, कभी जगन मोहन रेड्डी तो कभी नायडू, एक बार जगन मोहन रेड्डी एक बार नायडू। तो नरेंद्र मोदी से वाकिफ चंद्रबाबू नायडू समय रहते ही समर्थन वापस लेकर के आंध्र प्रदेश की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो, केंद्र की सरकार ने वादा खिलाफी किया तो हम समर्थन वापस ले लिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की जल्दबाजी नरेंद्र मोदी के लिए संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि 240 पर भाजपा है और भाजपा के अंदर भी मोदी का बगावत चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की बात आ रही है महाराष्ट्र को लेकर के कि यह लोग धमकाने का काम कर रहे हैं, अब जब ब्यूरोक्रेसी ही धमकाए तो आप किसके ऊपर उम्मीद कर सकते हैं? किसके ऊपर उम्मीद करेंगे? जो आपकी सुरक्षा के लिए संस्थाएं बनी है वही आपके दुश्मन है। ऐसे में यह देश कहां जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है, यह बहुत डरा रहा है। अब नीतीश कुमार के कदम और चंद्रबाबू नायडू के कदम पलटी मारने का इशारा कर रहे हैं, और यह उनकी मजबूरी है। पलटी मारना जरूरी नहीं, मजबूरी है। यह जानते हुए भी कि इंडिया गठबंधन एक नहीं है, वह पलटी मारने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके अस्तित्व पर भी बात आ रहा है। अब इस बात का लाभ उठा करके इंडिया गठबंधन अगर व्यवस्था नहीं बदल रहा है तो समझ जाइए सब के सब बिके हुए हैं और सब के सब उसी समंदर के मोहरे हैं। इसीलिए कांग्रेस गांव-गांव चौपाल लगा करके इन सभी के असलियत को देश के सामने रखने का एक प्रयास निकाली है कि गांव-गांव चौपाल देखता है, और देखना होगा कि इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है और देश की जनता कहां तक जगती है। अब एक चीज तो तय है कि चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, संविधान का कोई महत्व नहीं रहा, कानून का कोई महत्व नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी प्रशासन का कोई मतलब नहीं रहा, सब के सब गुलाम और बिकाऊ हो चुके हैं। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।